नमस्कार साथियों, स्वागत है भाई आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। जैसा कि भाई हमने देखा कि हमारा जो है संवैधानिक जितने भी प्रावधान थे वो हो चुका था, यानी कि जितने भी आर्टिकल हैं वो महिलाओं बच्चों से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में जो है वो हमारी आईपीसी चली थी, उसके बाद हमारी चली है सीआरपीसी, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी जो मेन टॉपिक होता है महिला और बाल अपराध में वो हमारा है आईपीसी, ये हमारा हो चुका है। अगला जो होगा यानी कि मेन टॉपिक आईपीसी सीआरपीसी संवैधानिक प्रावधान, 3 मेन टॉपिक हो चुके हैं। अगला ये अधिनियम चल गए हैं, महिलाओं से संबंधित जो भी अधिनियम है वो हम पहले लेंगे, उसके बाद में बच्चों से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो लेंगे, उसके बाद में जो है ये आपकी महिला बाल अपराध खत्म हो जाएगा। फिर हमारी चलेगी भाई क्वेश्चंस की क्लास, ठीक है। फिर आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ क्लियर होती जाएंगी। जैसे शुरू करते हैं, देखो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दहेज, जो हम देखते भी हैं अपने आसपास, दहेज लेना देना ये क्या है, कितना अपराध है। हम सुनते हैं कि ये कानूनी अपराध है, लेकिन क्या अपराध है, क्या सज़ा है, ये हम आज देखेंगे। अधिनियम कब बना, क्या है ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हमें देखने को मिलेंगी। जैसे शुरू करते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपराधों से संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है वो आज हम देखेंगे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 यानी कि संशोधित अधिनियम भी इसमें शामिल किया गया है जो 1986 का है। शुरू करो। दहेज शब्द जो है वो मूलतः अरबी भाषा जो है उसके जहेज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सौगात। यानी कि दहेज देते हैं, जैसे उसमें रुपए पैसे दो या चाहे फर्नीचर दो, चाहे कुछ भी दो, आप गाड़ी दो या फिर मोटरसाइकिल दो, वो क्या होती है, एक सौगात ही होती है, यानी आप कुछ न कुछ मिलता है उसमें। यानी कि दहेज का मतलब क्या हो गया, सौगात। दहेज प्रथा को हुंडा तथा वर दक्षिणा भी कहते हैं, यानी कि कहीं कहीं इसको हुंडा भी कहते हैं भाई। मैक्स रेडिन के अनुसार दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ लड़की के घर वालों से जो प्राप्त किया जाता है, जो मांग की जाती है वो दहेज होता है। ये नहीं है कि लड़के वाले दे रहे हैं वो दहेज नहीं है, लड़की वाले दे रहे हैं वो दहेज है। इस अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाला जो व्यक्ति है उसके अभ्यास को रोकना, कि वो जो अभ्यास करता है दहेज लेने का, मांग करता है, उसको रोकना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अब तक किसी अधिनियम के लिए केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए पहली बार बुलाया, क्योंकि दहेज प्रतिषेध के लिए बिल जो है वो लोकसभा ने पास किया था। बाद में ये राज्यसभा को भेजा गया, जिसमें राज्यसभा ने इसमें कुछ संशोधन करके वापस लोकसभा को भेज दिया, और वे संशोधन लोकसभा को स्वीकार नहीं थे। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा माने ही, तो स्वीकार नहीं थे, तो उस बिल को लाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के मार्फत संयुक्त अधिवेशन बुलाया, और 9 मई 1961 को लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक में यह अधिनियम जो है ये पारित किया गया, और 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा पारित ये जो अधिनियम है ये 1 जुलाई 1961 को लागू होता है। यानी कि दहेज निषेध अधिनियम जो है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है यह 1 जुलाई 1961 को लागू हो जाता है। अगला आता है, जैसे पहला जो संयुक्त अधिवेशन है वो 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन है वो 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय लाया गया। तीसरा संयुक्त अधिवेशन 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक जो है पोटा, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय बुलाया गया। ये है कि संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाए गए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है यह लागू होता है 1 जुलाई 1961 को, और इस अधिनियम में टोटल धाराएं आती हैं 10, जिनका विस्तार पूर्वक जो है वो आगे वर्णन आपको दिया गया है। जैसे धारा फर्स्ट आती है, इसमें क्या कहा गया है कि दहेज जो है इसका विस्तार यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ कब हुआ और इसका विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, जिसका प्रारंभ 1 जुलाई 1961 को होता है, जिसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत, ठीक है।
धारा 2 क्या कहती है, जिसमें दहेज जो है इसकी परिभाषा दी गई है, क्या होती है कि व्यक्ति को विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के पूर्व या पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति या मूल्यवान सामान को देते हैं या देने का वचन करते हैं, वो क्या है, दहेज है। जैसे बिना मांगे कोई वस्तु दी जाती है, जैसे वो मांग नहीं करते हैं उसके बाद में हम वस्तु देते हैं, तो वो दहेज नहीं कहलाएगा भाई। कोई उपहार में दी गई वस्तु को भी दहेज नहीं मानेंगे। जहाँ मांग की जाती है दहेज लेने की, वो होती है दहेज। स्त्री धन, एक होता है स्त्री धन, विवाह के समय वधू को दिए गए जो भी उपहार होते हैं, जेवर होते हैं, और वे सभी वस्तुएं जो पति पत्नी दोनों काम में लेते हैं, वो क्या होता है, स्त्री धन होता है। जैसे वो कहते हैं ना, शादी में जो भी जेवर होते हैं, वो अगर मान लो बहू अगर सास को दे भी दे, लेकिन वो स्त्री धन है, वो कभी भी अपने पास रख सकती है। ये नहीं है कि भाई हमारा तो रिवाज है कि जो जेवर होते हैं वो सास के पास रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्त्री धन है, वो स्त्री धन ही हो गया। वधू जो है स्त्री धन की वापस मांग कर सकती है लेने के लिए, कि भाई वो वापस, कि भाई मेरे को मेरा जो भी सामान है वो चाहिए, तो वो वापस देना ही पड़ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिया गया मेहर जो है वो दहेज नहीं माना जाता। सही भाई, देख, जो भी मोमडन्स होते हैं उनके भी कोई रिवाज होता होगा जिसमें ये मेहर होता है, और ये जो है ये दहेज नहीं माना जाता। दहेज से संबंधित 3 स्थितियाँ होती हैं, जैसे विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर और विवाह के बाद मांग की जाती है, वो होता है दहेज। धारा 3 क्या कहती है कि दहेज लेने और देने के लिए दंड। जो व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, दहेज लेने और देने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या उसकी सहायता करता है, तो धारा 107 आईपीसी के तहत अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास व साथ में कम से कम 15,000 रुपये तक, जो उतनी राशि जितनी कीमत दहेज की उसने की हो, जितनी मांग उसने दहेज की हो, वो राशि और इनमें से जो भी हो वो जुर्माने के तहत सजा दी जाएगी, यानी कि 5 साल की इसमें सजा का प्रावधान है। फिर आती है धारा 4, क्या कहती है कि दहेज मांगने के लिए दंड। जो व्यक्ति विवाह में माता पिता हुए, अभिभावक या रिश्तेदार होते हैं, उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, तो उन्हें कम से कम 6 माह का कारावास, यानी कि 6 महीने की सजा, और अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा उन्हें दी जा सकती है। 10,000 रुपये का उनका जुर्माना होता है, यानी कि कम से कम तो 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा उसमें दी जा सकती है, दहेज मांगने के लिए दंड, जिसमें दहेज की मांग की जाती है। धारा 4A क्या कहती है कि विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन देखो कैसे, कि जो कोई विवाह में किसी समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव रखता है या इस प्रकार का प्रचार प्रसार करता है, तो दहेज की श्रेणी में आता है। जैसे ये प्रचार प्रसार नहीं समझे हो तो ऐसे समझो, जैसे कोई ये कहता है कि अगर, जैसे ये होता है ना कि भाई किसी की बेटी अपंग होती है या उसमें कोई भी कमी होती है, तो उसके द्वारा ये मांग की जाती है कि भाई अगर कोई भी लड़का मेरी लड़की से शादी करेगा तो मैं उसे मेरी ज़मीन का आधा हिस्सा दे दूंगा या मेरी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। तो ये होता है विज्ञापन करना। तो ये जो है ये भी एक अपराध है, जिसमें कम से कम 6 महीने का कारावास और अधिकतम जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है, और 5,000 रुपये का जुर्माना इसके तहत लगेगा। ये कहती है धारा 4A। धारा 5 रहती है दहेज लेने देने के लिए जो भी करार होता है वो शून्य होना, कि भाई आप दहेज ले रहे हो, दहेज देने या लेने के लिए आपका करार शून्य होना चाहिए, यानी कि कोई दहेज नहीं लेना चाहिए। धारा 6 कहती है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे के लिए होना, कि अगर आपने जो दहेज दिया है, ठीक है, वो पत्नी है, जो भी बेटी है आपकी, या फिर वो अपने भी वारिस जो होने वाले जो भी बच्चे होंगे उनके फायदे के लिए दिया जाता है। तो उसमें देखिए कि यदि दहेज विवाह से पहले, विवाह के समय प्राप्त किया गया है, तो दहेज विवाह की दिनांक से 3 माह के भीतर यदि स्त्री नाबालिग होने की स्थिति में उसके 18 साल, अगर वही नाबालिग की शादी हो गई है, ठीक है, तो उसके 18 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर, ठीक है, 3 माह के भीतर उसे लौटाना होगा। और यदि महिला की दहेज लेने से पहले मृत्यु हो जाती है, कि भाई वो दहेज, वो कहते हैं कि भाई
असामयिक मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसकी संतान को लौटाना पड़ेगा। तो वो जो दहेज है वो उसकी संतान को, यदि दहेज निश्चित समय में उस स्त्री को नहीं लौटाया जाता तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 6 महीने का कारावास, जिसे अधिकतम 2 वर्ष कर सकते हैं, और न्यूनतम 5,000 रुपये या 10,000 रुपये दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा, कि जो भी प्राकृतिक कारण होते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई उसकी तो मौत आई थी, उसके अलावा अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दहेज उसकी संतान है तो संतानों को, यदि नहीं है तो उसके माता पिता को दिया जाएगा। ठीक है। धारा 7 कहती है कि अपराधों पर सुनवाई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा निम्न परिस्थितियों में संज्ञान लिया जाएगा: जब स्वयं की जानकारी के ऊपर अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता, रिश्तेदार या मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा परिवाद दिया जाता है। जो अपराध की जो सूचना होती है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है, तो अपराधों की सुनवाई जो है वो उनके द्वारा की जाती है। धारा 8 कहती है कि अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना, यानी कि जिनमें समझौता ही नहीं होना। ठीक है, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि जमानतीय, अजमानतीय क्या होता है, संज्ञेय और असंज्ञेय क्या होता है, और समनीय और असमनीय क्या होता है। ठीक है, कि भाई जिन मामलों में समझौता ही नहीं हो उनके लिए क्या है। धारा 8A कहती है कि कुछ मामलों में सबूत का भार। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई दहेज लेता है, देता है या मांगता है तो उस पर उन अपराधों के विचारण में चल रहा है, तो उसे स्वयं सिद्ध करना पड़ेगा, कि उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी कि मैंने ये अपराध नहीं किया, तो उसकी सजा में थोड़ी छूट मिल सकती है। और यदि घटना 1 वर्ष के भीतर की शिकायत हो कि भाई 1 साल के अंदर अंदर, शादी के 1 साल के अंदर अंदर आपने वो जो घटना वो घटित हो जाती है, तो न्यायालय जो है वो पुलिस रिपोर्ट या शिकायत की जाने पर अपराध का संज्ञान लेगा, कि या तो वो FIR पर, रिपोर्ट पर संज्ञान ले लेगा, या फिर अपराध करने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपराध नहीं किया। और अगर 1 साल के अंदर अंदर ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें जो है वो न्यायालय जो है वो FIR या जो भी शिकायत दी जाती है उसी के ऊपर संज्ञान ले लेगा। संज्ञान होता है कि यानी को उसको उसके ऊपर विचार करना, कि न्यायालय जो है उसके ऊपर विचार करेगा, सुनवाई करेगा। धारा 8B कहती है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, कि भाई जगह जगह जो है या थानों में दहेज जो प्रतिषेध अधिकारी हैं, जैसे राज्य सरकार जो प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। ठीक है, जो जिला अधिकारी होता है इनके प्रमुख कार्य होते हैं जैसे ये देखना कि अधिनियम का समुचित पालन हो रहा है, दहेज लेने देने या दहेज मांगने तथा दहेज लेने के लिए उकसाने के अपराधों को रोकना, अपराधों के संबंध में साक्ष्य को ग्रहित करना, जैसे जो भी सबूत होते हैं उनको ग्रहण करना, कि भाई किसी मासूम को सजा नहीं मिल जाए। अन्य कर्तव्य जो राज्य सरकार द्वारा विहित होते हैं। पुलिस अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता के लिए 5 सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, जिनमें 2 महिलाएं होंगी। धारा 9 कहती है कि नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम बनाए जा सकते हैं या संशोधन किए जा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो जाए। बिल पास हो जाए तो उसे 30 दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, यानी कि इससे संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं तो वो नियम केंद्र सरकार बना सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है, और अगर दोनों सदनों में बिल पास हो जाता तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। धारा 10 कहती है कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, कि राज्य सरकार जो है इसकी नियम बनाने की शक्तियां क्या हैं, कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। राज्य सरकार के द्वारा नए नियम बनाए जा सकते हैं या संशोधन किए जा सकते हैं
कि राज्य सरकार जो नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। यदि संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है तो 30 दिन में सुनवाई की जाइए, पारित करना अनिवार्य होता है, ये धारा 10 कहती है। इसमें एक बात कही गई है कि राज्य सरकार को इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति के साथ ही राजस्थान में राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 भी यहाँ पर प्रभावी है। ठीक है, नियम बना सकती है, उसके अलावा भी ये जो है ये राजस्थान में प्रभावी है, चालू है। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए थे, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया गया था। दहेज से संबंधित कुछ आईपीसी की धाराएं देख लीजिए, वैसे तो पीछे करवा दी गई हैं, लेकिन कि अगर हम दहेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित आईपीसी की धाराएं हैं तो हम साथ ही ले लेंगे। दहेज मृत्यु धारा 304 ख में कहा गया है, दहेज मृत्यु किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा की जाती है, यानी कि उसे फांसी लगा दी गई या उसे डुबोकर जलाकर मार दिया गया, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से हो जाती है, कि इन सभी परिस्थितियों से हो जाती है, तो यह दर्शित किया जाता है कि यह देखा जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले, कि जब उसकी मृत्यु हुई थी उससे कुछ समय पहले उसके पति ने या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की मांग की हो, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की हो, उसे तंग किया हो, वहाँ ऐसी मृत्यु जो दहेज मृत्यु कहा जाएगा, ऐसा पति या नातेदार किसी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा जो दहेज मृत्यु कारित करेगा। यानी कि ऐसी घटनाएं जब उसकी मृत्यु हुई हो उससे जस्ट पहले हुई हो, ये होता है 7 वर्ष के भीतर। एक आपने दहेज देखा होगा भाई, दहेज का जो भी मुकदमा होता है ये आप 7 साल के अंदर अंदर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी में ये कहा गया है कि मेन चीज ये होती है कि 7 वर्ष के भीतर ऐसी सामान्य परिस्थितियां हो जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि नॉर्मली ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि भाई उसे जलाकर मारा गया है, किसी प्रकार की शारीरिक क्षति के द्वारा मारा गया है, तो ये क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु मानी जाएगी, जिसमें कम से कम आपको 7 साल की सजा, कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और यह जो है संज्ञेय और अजमानती अपराध माना जाएगा। इसी में एक धारा और आती है आईपीसी की 498 क, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। किसी स्त्री को उसके पति या पति का कोई भी रिश्तेदार हो उसके द्वारा शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न, यानी कि उसे मेंटली डिस्टर्ब किया गया हो, तो उसके लिए आईपीसी में 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह संज्ञेय व जमानती अपराध है। राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की जल्दी सुनवाई करने के लिए, ताकि ऐसे प्रकरणों की तुरंत सुनवाई हो, इसके लिए 2013 में अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 जो भी विशिष्ट न्यायालय हैं उनकी स्थापना की है। कहाँ कहाँ की है भाई, अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जोधपुर में। ठीक है, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर जो है यहाँ पर अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय जो है इनकी स्थापना की गई है, ताकि दहेज से संबंधित जो भी मुकदमे हो उनकी तुरंत सुनवाई की जा सके। तो ये था वही दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये अधिनियम आपका पूरा हो चुका है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मेन चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो आपके आ गई हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे ताकि वो आपकी बाहर से पूछी जा सके या पूछी गई हो, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। आपको जो भी महिला बाल अपराध है इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी करवाई जाएंगी। पहले महिलाओं से संबंधित होंगी, ठीक है, अधिनियम, फिर बच्चों से संबंधित होंगे, फिर हमारे क्वेश्चंस चलेंगे डेली बेस या जो भी टॉपिक वाइज हम लेंगे वो हम देख लेंगे। बाकी आपको जो भी क्लास करवाई जाती है उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। और भी कोई दिक्कत हो भाई कमेंट बॉक्स में बताया करो, कमेंट किया करो कि मैडम ये दिक्कत है, यहाँ दिक्कत आ रही है या कोई सुधार करो, तो आप मेरे को बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे से।